A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं इंडो चाइना के बारे में। तो इंडो चाइना जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? इंडो चाइना का मतलब है पूरा का पूरा लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड वाला जो पोर्शन है उसको हम इंडो चाइना कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से, जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो फ्रांस की कॉलोनी था। इन लोगों को 1945 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, बट स्टिल इन्होंने 3 डिकेड तक स्ट्रगल किया है अपने आप को पूरा रिपब्लिक बनाने में। तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि किस तरीके से फ्रांस के लोग जो आते हैं वो यहाँ पे इसको कॉलोनी बनाते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन है उसको कहा जाता है, साउथ वाला जो पोर्शन है चाइना, कोचिन चाइना जो है उसको कॉलोनी बनाया जाता है और धीरे धीरे सारे पार्ट को कॉलोनी बना लिया जाता है अलग अलग वॉर्स के द्वारा। हमने बात किया कि फ्रेंच ने जो है इस इंडो चाइना वाले पोर्शन को क्यों कॉलोनी बनाया, कारण क्या था? रॉ मटेरियल सप्लायर था और ये इन लोगों को सिविलाइज करना चाहते हैं। तो हमने बात किया कि फ्रेंच लोगों ने किस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया, किस तरीके से रेल नेटवर्क बिछाया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी वियतनाम में, ये हमने बात किया था। हमने बात किया था कि कॉलोनियल एजुकेशन किस तरीके थी। 2 तरीके के लोग थे, कुछ लोग कहते थे कि भाई फ्रेंच में एजुकेशन देनी चाहिए, कुछ लोग कहते थे नहीं देनी चाहिए। जो लोग कहते थे देनी चाहिए उसके क्या पॉजिटिव्स थे, जो कहते थे नहीं देनी चाहिए उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, कॉलोनियल एजुकेशन के अंदर क्या क्या फ्लॉज थे, इश्यूज़ क्या थे, उससे रिलेटेड हमने बात किया। हमने ये भी बात किया कि किस तरीके से स्कूल के अंदर रेजिस्टेंस होता है जो है फ्रेंच पावर्स को हिला देता है अंदर तक। हमने बात किया कि स्टूडेंट्स के रेजिस्टेंस के बारे में। हमने हेल्थ सेक्टर में बात किया। हमने देखा था किस तरीके से सूएज सिस्टम जो था उसके अंदर प्लेग आ जाता है, उस सिटीज़ के अंदर प्लेग आ जाता है जो अपने आप को मॉडर्न सिटी कहती थी, और वहाँ के लोगों को, वियतनाम के लोगों को समझ में आता है कि जो फ्रेंच पावर्स हैं उनको हराना नामुमकिन नहीं है। सो ये हमने बात किया था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, जो सेंटिमेंट्स हैं वहाँ वो किस तरीके से डेवलप हो रहे थे। तो जो रिलीजन होता है, किसी भी कंट्री का रिलीजन, किसी भी जगह का रिलीजन जो होता है उन लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्ट्रेंथनिंग कोलोनियल कंट्रोल, बट इज ऑल्सो प्रोवाइड वे ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे क्या होता था, वियतनाम में किस तरीके का रिलीजन किया जाता था प्रैक्टिस? वहाँ पे बुद्धिज़्म प्रैक्टिस किया जाता था और कन्फ्यूशियस वाला जो रिलीजन है, कन्फ्यूशियनिज्म जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता था। कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस जो थे चाइनीज़ थिंकर थे, और बुद्धिज़्म के बारे में आप जानते हैं लॉर्ड बुद्धा, जो कि इंडिया में नेपाल और इंडो नेपाल वाले जो जोन में है वहाँ पे थे, और फिर बुद्धिज़्म जो है सब जगह फैलता है, राइट। तो वियतनाम में उस टाइम पे 2 तरीके के रिलीजन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस किया जाता है और कन्फ्यूशियनिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। अब जब फ्रेंच लोग आते हैं तो वो लेकर आते हैं क्रिश्चियनिटी। तो जो फ्रेंच मिशनरीज जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लोग हैं, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते और हमें देखने को मिलेगा काफ़ी सारा रेजिस्टेंस, राइट। तो स्कॉलर्स के जो रिवोल्ट देखने को मिलेंगे 1868 में। ये जो बातें हैं हम 1850 से लेके 1947 और उसके बाद तक के बारे में बात कर रहे हैं। 1945 जब इंडिपेंडेंस मिला था और उसके भी कुछ डिकेड बाद तक के प्राइम पीरियड की बात करेंगे। अलग अलग सेक्टर को उठा रहे हैं, एजुकेशन को उठाया हमने, सुएज सिस्टम को उठाया, हेल्थ सेक्टर को उठाया। अब हम बात कर रहे हैं रिलीजन की। तो 1868 में क्या था? स्कॉलर रिवोल्ट लेड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द इंपीरियल कोर्ट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कैथोलिकिज्म एंड फ्रेंच पावर। उन्होंने एक रिवोल्ट किया कि भाई कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है वो नहीं होनी चाहिए। जनरल अपराइजिंग देखने को मिलता है जिसमें कैथोलिक को मार दिया जाता है। फ्रेंच क्रश द मूवमेंट बट इट इंस्पायर्ड अदर पेट्रियट्स टू राइज अप अगेंस्ट द फ्रेंच। तो रिलीजन के नाम पे जब वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो रिलीजन के नाम पे आपको काफ़ी सारे रिवोल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। 1939 में हाउ मूवमेंट होता है। फाउंडर कौन है इसके? हुन्यू फूशो, ये जो है इसके फाउंडर हैं। पॉपुलर इन मेकोंग डेल्टा, अगेंस्ट यूजलेस एक्सपेंडिचर, अपोज द सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स, जो छोटी बच्चियां हैं चाइल्ड ब्राइड्स उनको सेल कर देता था उसके अपोजिशन में था। अपोज गैम्बलिंग एंड यूज ऑफ एल्कोहल एंड ओपियम। द फ्रेंच डिक्लेयर्ड द लीडर मैड एंड एक्साइल हिम टू लाओस। हाउ मूवमेंट चलाया गया था 1939 में, आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो था हुन्यून फूसो जो है वहाँ का लीडर था, उसने एक मूवमेंट चलाया, बट फ्रेंच के लोगों ने जो था, फ्रेंच जो वहाँ पे कंट्रोल था, उन्होंने इसको पागल करार दे दिया और उसको भेज दिया लाओस में।
अब हम बात करते हैं, ये एक वन काइंड ऑफ एपिसोड था जो चैप्टर में दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये क्या था, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको लगता था कि वियतनामीज जो ट्रेडिशन है हैज़ टू बी स्ट्रेंथन टू रेजिस्ट द डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट, राइट। अदर्स को लगता था कि वियतनाम हैड टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट इवन वाइल अपोजिंग फॉरेन डोमिनेशन। दोनों तरीके के लोग थे। कुछ लोगों को लगता था कि वियतनामी ट्रेडिशन सुपीरियर और हमें जो है अपोज करना चाहिए वेस्ट वाले कल्चर को। दूसरे लोग कहते थे वियतनामी ट्रेडिशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए बट हमें वेस्टर्न लर्निंग जो मॉडर्न लर्निंग है उसको भी समझना चाहिए, राइट। फाओ बोई चाओ कन्फ्यूशियस स्कॉलर एक्टिविस्ट जो थे, पार्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस फ्रॉम रिवोल्यूशनरी सोसाइटी उन्होंने बनाई 1903 में। उसने क्या किया? फैन चू ट्रेन, ही वॉज अगेंस्ट मोनार्की एंड अपोज द आइडिया ऑफ resisting the French with the help of court. He wanted to establish a democratic republic. He did not want to wholesale rejection of the western civilization. अब अलग अलग तरीके के इनके लीडर आते हैं, वो अपोज करते हैं, वो बनाना चाहते हैं यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिजेक्शन कर रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। उन्होंने एक्सेप्ट किया है फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आइडियल्स ऑफ लिबर्टी बट एक्यूज द फ्रांस फॉर नॉट अबाइडिंग बाय द आइडियल्स। उन्होंने पढ़ा कि भाई फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये सारे आइडियाज़ आए थे, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा लिबर्टी इक्वालिटी, बट वो बताते थे कि भाई आपके आइडियाज़ तो हैं बट आप एक्चुअल में उन आइडियाज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये किसने बोला? ये बोल रहे थे वहाँ के जो लीडर्स थे। फान चू ट्रेन जो वहाँ के लीडर हैं वियतनाम के, उन्होंने ये बताया। ही डिमांडेड टू सेट अप लीगल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश को डेवलप करने के लिए आपको जो है लीगल एजुकेशनल सिस्टम को बनाना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रही थी। ना एग्रीकल्चर डेवलप हो रही थी, ना इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ वियतनाम को रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज़ किया जा रहा था, राइट। जापान और चाइना का सपोर्ट मिलता है। जितने भी अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा था ना कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो जापान और चाइना उनको सपोर्ट दे रहा है। तो अर्ली वियतनामीज नेशनलिस्ट जो है हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापान एंड चाइना। दे प्रोवाइडेड रिफ्यूज। जापान और चाइना में क्या हो रहा था, जो भी यहाँ के लोग थे जो कि रिवोल्यूशनरी थे, जब भी उनको फ्रेंच गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश करती थी वो भाग जाते थे, चाइना चले जाते थे या जापान चले जाते थे। तो चाइना और जापान के लोग क्या करते थे, उनको रिफ्यूज देते थे, अपने यहाँ पे बचाते थे उनको। 1907 और 1908 में गो ईस्ट मूवमेंट चलता है। वो क्या बोलता है, वियतनामी स्टूडेंट जो है उनको जापान जाना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए। तो वियतनामी स्टूडेंट जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं एक ब्रांच ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी इन टोक्यो। Developments in China also inspired Vietnamese nationalists. They organized Association for Restoration of Vietnam. तो अब वो जो है चाइना से और जापान से इंस्पायर हो रहे हैं। वो खुद तो कॉलोनी है फ्रेंच की, बट वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और अलग अलग एसोसिएशंस बना रहे हैं रिस्टोर करने के लिए अपनी सोसाइटी को। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था ऑफ एंटी फ्रेंच डिपेंडेंस मूवमेंट वॉज नो लॉन्गर टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब वो ये नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई जाए, अब वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए जिसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन और लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली गवर्नमेंट हो। तो यही वहाँ के लोग चाहते थे। अब हम बात करते हैं द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म के बारे में। 1930 में हम पहुंच गए। 1930 में क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया था। कहाँ से शुरुआत होती है उसकी यूएस से शुरुआत होती है और सब जगह फैल जाता है। रबड़ और जो राइस है उसके प्राइसेस गिर जाते हैं। रूरल डेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है वियतनाम में। रूरल अपराइजिंग हो जाती है। फ्रेंच सप्रेस द अपराइजिंग विद ग्रेट सिवियरिटी। वो बॉम्ब्स डाल देते हैं यूजिंग प्लेन्स टू बॉम्ब द डिमॉन्स्ट्रेटर। जो भी डिमॉन्स्ट्रेट करता था उस टाइम पे फ्रेंच के अगेंस्ट में, 1930 के आसपास की बात है, तो फ्रेंच लोग क्या करते थे, एरोप्लेन लेके जाते थे, लोगों के ऊपर बॉम्ब डाल देते थे और पूरी की पूरी भीड़ को मार डालते थे। 1930 में हो ची मिन एस्टैब्लिश द वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी, लेटर रीनेम्ड इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाती है, हो ची मिन बनाते हैं उसको। फर्स्ट इंडो चाइना वॉर देखने को मिलती है 1946 से 54 तक के बीच में, इंडो चाइना वॉर। जापान ऑक्यूपाइड वियतनाम। और 1940 में क्या करता है, जापान जो है ऑक्यूपाई कर लेता है वियतनाम को। अभी तक जो था, अभी देखिए 1930s के पहले आपने देखा था कि जापान और चाइना वियतनाम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जापान ने 1940 में इसको ऑक्यूपाई कर लिया। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है। वर्ल्ड वॉर के बीच में सारे के सारे कॉलोनिस्ट पावर जो थे, पावरफुल लीडर्स थे, उनकी एम्बिशंस बढ़ गई थी। तो 1940 में जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया वियतनाम को। नेशनलिस्ट नाउ हैड टू फाइट। अब उनको दो लोगों से लड़ना पड़ रहा है, जापान से भी लड़ना पड़ रहा है, फ्रेंच से भी लड़ना पड़ रहा है वियतनाम के लोगों को। तो 1941 में क्या हुआ, लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम स्थापित होती है।
1945 में क्या होता है, वाइट मिन जो है फॉट द जापानीज ऑक्यूपेशन एंड रिकैप्चर हनोई। वो जो है वियतनाम के लोग जापान के लोगों के साथ फाइट करते हैं, जिसको वाइट मिन कहते हैं, जो लीग बनाई गई थी, और वो जापान को हरा कर हनोई के ऊपर अपना कैप्चर कर लेते हैं। एम्परर बाओ डाई एब्डिकेट्स। 1945 में क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फॉर्म बाय हो ची मिन। हो ची मिन जो है 1945 में अब क्या बना देते हैं, वियतनाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। 1940 में जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया, वियतनाम को प्रॉब्लम आ गया, अब उसको दो लोगों से फाइट करना पड़ रहा है, फ्रेंच से भी जापानी से भी। अब क्या होता है, 41 में एक लीग बनाई जाती है जो कि फाइट करती है और जापान से छुड़वा लेती है हनोई को। और 1945 में जो हो ची मिन है वो बनाते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। फ्रेंच जो है वो ट्राई करते हैं रीगेन करने का कंट्रोल बाय द एम्परर बोडाई। 1946 में वियतमिन फोर्सेस जो हैं forced to retreat the hills due to French attack. French was supported by US, White Minh supported by China. अब क्या होता है, अब दो पार्ट्स में डिवीजन हो गया है वियतनाम के अंदर। ये 45 के बाद की डेवलपमेंट है। वियतनाम को सपोर्ट कर रहा है चाइना और फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है यूएस। तो अब वो क्या चल रहा है, अब ये जो वॉर चला 30 सालों तक, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक वॉर था वियतनाम के अंदर। फ्रांस को सपोर्ट किसने किया, यूएस आ गया अब लड़ाई में। वियतनाम को किसने सपोर्ट किया, चाइना ने। ये सारे के सारे कनेक्शन कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर से। मई 1954 में क्या होता है, वियतनाम कैप्चर्ड सोल्जर्स ऑफ द फ्रेंच एक्सपीडिटरी कॉर्प्स। 1954 में फ्रेंच को डिफीट कर दिया जाता है डेन बिन पू। 1954 में जेनेवा पीस एग्रीमेंट साइन होता है। किस किस के बीच में जेनेवा पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है, फ्रेंच जिसको अमेरिका सपोर्ट दे रहा था, वियतनामी जो सोल्जर्स थे, वाइटमिन जो इन्होंने एक लीग बना ली थी उसको सपोर्ट कर रहा था चाइना। सेकेंड इंडो चाइना वॉर, ये तो पहली इंडो चाइना वॉर थी जिसको जो एंड होती है जेनेवा पीस एग्रीमेंट से। अब आती है सेकेंड इंडो चाइना वॉर जो चलती है 55 से लेकर 75 तक, 20 साल तक चलती है और जिसको हम वियतनामीज वॉर भी बोलते हैं, जिसके लिए वर्ल्ड ओवर क्रिटिसिज्म सहना पड़ा है यूएस को वियतनाम में। 1954 में जेनेवा एग्रीमेंट हुआ बट वियतनाम वॉज स्प्लिट इनटू नॉर्थ एंड साउथ। 17th पैरेलल जो होती है उसमें वियतनाम के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। देखिए ये है 17th पैरेलल, दो टुकड़ों में बांट दिया गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को। 54 में वियतनाम वॉज डिवाइडेड अलॉन्ग द 17th पैरेलल, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में बांट दिया जाता है। नॉर्थ जो होता है हो ची मिन एंड द कम्युनिस्ट टुक ओवर द पावर, वहाँ पे हो ची मिन थे, चाइना के कंट्रोल में था, उसको चाइना सपोर्ट करता था, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट आ जाते हैं पावर में। साउथ जो होता है वहाँ पे बाओ डाई रिजीम आ जाती है फिर से। द बाओ डाई रिजीम वॉज ओवरथ्रोन बाय नेगो डिन डेम, तो एक और रिजीम आ जाती है नेगो डिन डेम, वो उसको ओवरथ्रो कर देती है। डीम बिल्ड अ रिप्रेसिव एंड अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाती है। ये साउथ वियतनाम की बात हो रही है। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट लीडर्स आ चुके हैं। जो भी डेम को अपोज करता है, साउथ की बात हो रही है, साउथ वियतनाम की, उसको कम्युनिस्ट बोला जाता है और उसको मार दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जो डीम है वो रिटेन्ड ऑर्डिनेंस 10, अ फ्रेंच लॉ दैट परमिट्स क्रिश्चियनिटी बट आउटलॉज बुद्धिज्म। अब वहाँ पे ये बोला जाता है, ये वो वाला जगह है ना जहाँ पे फ्रेंच लोगों ने ऑक्यूपाई किया था, पहले फ्रेंच की सपोर्ट थी, यूएस की सपोर्ट थी, तो इस वाले रीजन में जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करेगा उसको अपोज किया जाएगा। ही वॉज अपोज्ड बाय द नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF और वाइट कॉन्ग फॉर्म्ड इन 1960। तो 1960 में जो है साउथ वियतनाम के अंदर नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना होती है, NLF और वाइट कॉन्ग जिसको कहा जाता है। तो NLF के नाम से हम इसमें आगे पढ़ेंगे, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो इसको अपोज करता है। विद द हेल्प ऑफ हो ची मिन गवर्नमेंट, जो कहाँ है, नॉर्थ में, द NLF फॉट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। अब क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में वियतनाम का डिवीजन हो चुका है। जेनेवा पीस एग्रीमेंट फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के बाद सेकेंड इंडो चाइना वॉर की शुरुआत हो गई है। दो पार्ट्स में डिवीजन हो गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम जो है अंडर कंट्रोल है अलग अलग डायनेस्टी के, नॉर्थ वियतनाम जो है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। अब जो साउथ वियतनाम है वहाँ पे आती है NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसको कौन सपोर्ट दे रहा है, हो ची मिन गवर्नमेंट जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, वो चाहते क्या है, दोनों को यूनिफाई कर दिया जाए। तो जो नॉर्थ वियतनाम है उसकी कैपिटल है हनोई, वहाँ पे हो ची मिन है, सपोर्टेड NLF वाइट कॉन्ग जिसको कहते हैं। साउथ वियतनाम में कैपिटल है साइगॉन, यहाँ पे साउथ में डिक्टेटरशिप है डीम की, और NLF फॉर्म्ड एंड फॉट अगेंस्ट डीम। ठीक है, ये सब चल रहा है, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना आप। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। वियतनाम के दो टुकड़े हो चुके हैं, कम्युनिस्ट और नीचे चल रही है साइगांव कैपिटल है, और डीम का वहाँ पे DIAM जो है उसका टूल चल रहा है, राइट। अब क्या होता है,
The US feared that the victory of Ho Chi Minh government would start a domino effect. Communist government would be established in other countries in the area. US को ये डर लग रहा है कि भैया अगर पूरा वियतनाम फिर से एक हो गया तो बाकी के कंट्रीज़ में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फिर से आ जाएगी। तो 1961 में यूएस जो है वो इंटरवीन कर देता है फिर से। पहले भी यूएस सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को, अब जो है 1961 में क्योंकि यूएस डर गया है तो वो उसको सपोर्ट करता है, सेंडिंग इन ट्रूप्स एंड आर्म्स, तो वो ट्रूप्स और आर्म भेज देता है। तो वाइड स्प्रेड अटैक एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नैपलम, एजेंट ऑरेंज, फॉस्फोरस बॉम्ब, ये सारे के सारे जो भी बैंड बॉम्ब्स हैं ये सब का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे विलेजेस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, डेसिमेटेड जंगल्स एंड किल्ड सिविलियन इन लार्ज नंबर, सिविलियंस को यहाँ पे मारा जा रहा है। ये वियतनामीज वॉर है और ये बहुत ही डर्टी तरीके से ये वॉर चल रही है, राइट। एजेंट ऑरेंज जो है और नैपलम जो है ये सारे के सारे ये क्या है, प्लांट किलर है। नैपलम क्या है, ये नैपलम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फायर बॉम्ब में यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जा रही हैं जिसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं। यू रीड दैट। ये देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे बॉम्ब डाल दिया जा रहा है यूएस आर्मी के द्वारा 1972 में, जिसकी वजह से गांव के गांव जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हो ची मिन ट्रेल, ये देखिए ये एक यहाँ पे आपको ट्रेल देखने को मिलेगा जिसको हो ची मिन ट्रेल कहा जाता है। ये एक पूरा का पूरा पाथवे बनाया गया है। ये क्या था, इमेंस नेटवर्क ऑफ फुटपाथ एंड रोड्स। ये जो है यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट मैन एंड मटीरियल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ से जो वियतनामी वार चल रही थी तो इसमें नॉर्थ से साउथ तक जो है मटेरियल, लोगों का और सामान का ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो ये जो ट्रेल था ये सपोर्ट बेस था, हॉस्पिटल्स थे इसके चारों तरफ। तो ये जो है जब यूएस जब वॉर में टूट पड़ता है तो क्या करते हैं, इसी को बॉम्बिंग करते हैं, इसी के ऊपर बॉम्ब डाले जाते हैं। बट वियतनाम के जो लोग थे वो इतने एंथुसियास्टिक थे, वो इतना ज़्यादा चाहते थे कि वियतनाम को दोबारा से यूनाइट किया जाए और ये सिविल वॉर जो है ये ख़त्म हो जाए, ये वॉर जो है ख़त्म हो जाए पूरी। तो वो लोग बार बार इसको रीबिल्ड कर देते थे। ये जो ट्रांसपोर्ट ट्रैक था ये मेनली कौन इसको करता था, ये मेनली वुमेन जो है इसको सपोर्ट करती थी, पोर्टर्स का काम करती थी। यूएस इसको बॉम्ब करता रहता था, इसको रीबिल्ड कर दिया जाता था। इट सिम्बलाइजेज हाउ वियतनामीज यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू ग्रेट एडवांटेज। ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वियतनाम के लोगों के अंदर कितना ज़ील था कि वो इस ट्रैक को बार बार बॉम्ब करने के बाद भी दोबारा रीबिल्ड करते थे। वहाँ की जो विमेन थी वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए ये जो विमेन है वो कैरी कर रही हैं, मेन एंड विमेन बोथ कैरिंग सप्लाईज ऑन हो ची मिन ट्रेल। आप यहाँ पे देखेंगे विमेन जो है ये हम पढ़ चुके हैं, विमेन जो है वो वहाँ पे बंदूकें लेके आपको आगे देखिए पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगी, हम बात करेंगे। तो जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ वॉर क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विद इन द यूएस। अब यूएस के लोग जो हैं, यूएस क्योंकि इसको सपोर्ट कर रहा था इस वॉर को, वो यूनाइट नहीं होने दे रहा था नॉर्थ और साउथ वियतनाम को, तो यूएस के लोगों के अंदर भी बहुत रिटेलिएशन था। तो यूएस हैड फेल्ड टू क्रश द वियतनामीज रेजिस्टेंट। यूएस सोल्जर्स एंड वियतनामीज सिविलियन हैड बीन किल्ड। बहुत सारे वियतनामी सिविलियन भी मारे गए, यूएस के सोल्जर्स मारे गए। वॉर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट टेलीविजन वॉर। इसको फर्स्ट टेलीविजन वॉर कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट टेलीविजन वॉर इसको कहा जाता था। जो भी बॉम्बिंग के सीन होते थे इन सबको टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता था। यूएस के लोग बैठ के वियतनाम के अंदर बॉम्बिंग सीन्स को देखते थे अपने टेलीविजन पर। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था तो यूएस के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, सोल्जर्स एज वेल एज आम जनता। तो जनवरी में 74 में पीस सेटलमेंट साइन की जाती है जिसकी वजह से ये एंड होता है कन्फ्लिक्ट विद द यूएस। फाइट बिटवीन द साइगोन रिजीम, साउथ वियतनाम एंड एनएलएफ कंटिन्यू रहती है। 30 अप्रैल 1975 में द एनएलएफ ऑक्यूपाई द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन साइगोन। वियतनाम को यूनिफाई किया जाता है 75 में। 76 में जो है वियतनाम जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनता है। 45 में जो है ये फ्री हो गया था, लेकिन 1976 में जाके जो है इसको सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इस जो पूरी वियतनाम की जो वॉर है जिसको सेकेंड इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं, इसके अंदर आप विमेन का पार्टिसिपेशन देखेंगे। जो विमेन है इन वियतनाम ट्रेडिशनली इंजॉय ग्रेटर इक्वालिटी देन इन चाइना, particularly among the lower class, but they had only limited freedom and played no role in public life. लेकिन आप इस टाइम पर देखेंगे जिस टाइम पे ये सब सारा रेजिस्टेंस चल रहा था उस टाइम पे वुमेन ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। 65 से लेके 75 तक जो है 70 से 80% यूथ जो काम कर रहा था हो ची मिन ट्रेल पे वो सारी की सारी विमेन थी। तो आप देखेंगे किस तरीके से विमेन मैन सब लोगों ने मिलकर जो है वियतनामी वॉर को फाइट किया और उसके बाद जो है वियतनाम जो है फिर से रीयूनाइट हो पाया। ये देखिए विमेन सोल्जर जो है वो गन लेते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगी।
जब वॉर एंड हो जाती है तो women no longer represent as warrior, उनको वॉरियर नहीं माना जाता. Image of women as a worker begins to predominate. They worked in agriculture, cooperatives, factories और सब जगह वर्कर्स की तरह वो काम करती हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने वॉरियर की तरह काम किया था. तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा रिवाइज किया गया है, पूरा का पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं. वियतनाम जो है स्प्लिट हुआ नॉर्थ और साउथ में, सेकेंड इंडो चाइना वॉर है. यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं. 1802 में नेगुयन जो है एम्परर बना. 1858 में फ्रेंच ट्रूप्स आ जाते हैं. 67 में कोचिन चाइना को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. 84 से 85 तक ये पूरा का पूरा वियतनाम पोर्शन ऑक्यूपाई हो जाता है. 88 में इंडो चाइना यूनियन को क्रिएट किया जाता है. 1930 में हो ची मिन फॉर्म्स द वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी. 45 में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनता है. हो ची मिन डिक्लेयर करता है इसको इंडिपेंडेंट. फर्स्ट इंडो चाइना वॉर 1946 से 54 तक चलती है. 54 में फ्रेंच आर्मी डिफीट करती है एट डाइन पिनपू. जिनेवा पीस एग्रीमेंट 54 में साइन किया जाता है. वियतनाम के दो टुकड़े हो जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ में. सेकेंड इंडो चाइना वॉर जो है 55 से 75 तक चलती है. 61 में यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इंटरवीन कर देता है. 74 में पेरिस पीस ट्रीटी साइन की जाती है. 75 में एनएलएफ ट्रूप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है साइगांव को. और 76 में सोशलिस्ट वियतनाम बन जाता है, सोशलिस्ट रिपब्लिक वियतनाम. कंक्लूजन में अगर आप देखेंगे तो यूएस जो है फेल कर जाता है वियतनाम में. पब्लिक सपोर्ट ऑफ द नेशनल लिबरेशन फ्रंट की वजह से, गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से, हो ची मिन ट्रेल की वजह से और सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर एंड चाइना की वजह से. जो यूएस चाहता था कि वो जो नॉर्थ वियतनाम है और जो साउथ वियतनाम है वो यूनाइटेड ना हो पाए, जो कम्युनिस्ट जो है पार्टी उसका डोमिनेंस ना हो पाए, बट वो हार जाता है. क्यों हारता है? वो फेल होता है इसमें क्योंकि एनएलएफ जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. चाइना और रशिया का सपोर्ट था. हो ची मिन ट्रेल बना हुआ था जिस पे लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. 1975 में जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम यूनाइटेड होते हैं अंडर द कम्युनिस्ट रिजीम. लाओस एंड कम्बोडिया ऑल्सो इमर्ज एज कम्युनिस्ट स्टेट इन 1975. यूएस की जो पॉलिसी होती है कंटेनमेंट हैड फेल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया. अ मॉडर्न वियतनामीज नेशन विच ब्रॉट डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर वॉज शेप्ड बाय द स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल डोमिनेशन. यूएस जो कि लगता था उसको कि वो जो है वहाँ पे किसी भी कंट्री में इंटरवीन कर सकता है, वहाँ पे इसकी पॉलिसीज़ बहुत बुरी तरीके से फेल होती हैं. तो ये जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ आपको वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहा, ये आपको वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, वर्ल्ड की पॉलिसीज़ के बारे में बता रहा है, यूएस की पॉलिसी के बारे में बता रहा है, लोगों के स्ट्रगल के बारे में बता रहा है. तो दीज चैप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. आई होप आप इन चैप्टर्स को सिर्फ हिस्ट्री के चैप्टर्स की तरह ना पढ़ें. आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग आप इन चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करें अबाउट द पीपल, अबाउट द बिहेवियर ऑफ पीपल, अबाउट द बिहेवियर ऑफ नेशंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं. कीप रीडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन.